भरनी जो जो जैसा कलर है वो कलर नो भर। इससे पहले मेरी सास लोग वो धागा हुआ निकालने का काम करती थी, तो हम लोग भी वो सब सीखे। वो सब करते करते हम लोग का भी कुछ दिमाग में आया कि कुछ और वैसी करें अपना दिमाग से। तो वही साड़ी में दुपट्टा में स्केचिंग करने लगे, उसमें कलर भरवाने लगे। खुद से करते हैं, घर में भी करते हैं, ज़्यादा हो जाता तो बाहर भी मतलब अगल बगल में दे कर के काम करवाते हैं। ये जो मधुबनी का काम है हम 4 साल से कर रहे हैं। इसमें मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं कि मतलब सीखना चाहती है ये मधुबनी पेंटिंग, तो उसको हम सिखा भी देते हैं। हम ये काम पहले तो गांव में ये सब काम था नहीं, थोड़ा बहुत मेरा हॉबीज था जो बचपन से हम थोड़ा बहुत पेंटिंग करते थे। और थोड़ा सा हमको मोबाइल में इंटरनेट से पता चला मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तब से हम करना शुरू किए हैं। पहले थोड़ा सा डर लगता था लाइन खींचने में या बत करने में साड़ी में, लेकिन थोड़ा सा गांव वाला भी थोड़ा सा हम सपोर्ट किया और फर्स्ट बार हम पर थोड़ा सा विश्वास करके ये वाला काम हमको दिया, जिसमें हम बेस्ट करके दिखाए हैं। आधुनिक होते इस दौर में अब यहाँ कारखानों में कंप्यूटर से डिजाइन करके इसे साड़ियों में प्रिंट किया जाने लगा है। इससे डिजाइन का विकल्प बढ़ गया है और काम भी आसान हो गया है। यहाँ साड़ियों पर प्रिंटिंग के लिए एक फैक्ट्री मौजूद है। एक साड़ी पर प्रिंटिंग करने में और शटल जो है, शटल इंग्लिश शब्द है, हिंदी हम लोग का ढरकी है या लार है। उसके बाद आपका चरखा है, लोहे का चरखा, चरखी है, और आपका बहुत छोटा मोटा सामान बहुत सा है। ये सामान जो जितना भी टूटता फटता है सब यहीं मिल जाता है, लोग आके ले जाते हैं। माताएं धैर्य पूर्वक अपना अनुभव और यह जटिल ज्ञान अपनी बेटियों को प्रदान करती हैं, ताकि यह प्राचीन शिल्प के नाजुक धागे अगली पीढ़ी के कपड़े में निर्बाध रूप से बुने जाते रहें। पिता भी अपनी भूमिका निभाते हुए अपने बेटों के साथ बारीक तकनीकों को साझा करते हैं। इस प्रकार सदियों से इस गांव में तसर रेशम की कालातीत सुंदरता को संरक्षित और संवर्धित किया जाता रहा है। हम थोड़ा इसमें ध्यान दे रहे, थोड़ा कि काम धंधा में। मेरा घर में मेरा पापा है, दादी है, मम्मी है, मेरा बहन है, मेरा भाई है, तो हम भी थोड़ा इस काम में ध्यान देते हैं। तो हम थोड़ा भी काम नहीं जानते हैं, हम सीख रहे हैं। हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल के हम भी हाथ बढ़ाएंगे। यह गांव आत्मनिर्भरता का जीवंत प्रमाण है। प्रत्येक घर रेशम उद्योग में योगदान दे रहा है। भगैया में रेशम बुनाई द्वारा न केवल पारंपरिक कौशल को संरक्षित किया जा रहा है, बल्कि इससे पूरे समुदाय में आर्थिक स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिल रहा है। झारग्राम से मिलता है, मतलब यहाँ सेंटर से काम, वही कोबा लाते हैं, उबालते हैं। वो काम तो मतलब कि जैसे वहाँ झारग्राम से जो मिलता है वो ख़त्म हो जाता है ना, घर से खरीद के भी पड़ता है और कोई भी देता है तो ऐसे घर में काटते हैं। आज जैसे कि अगर सेंटर से मिलेगा तो सेंटर से भी काम करते हैं। 11 महिला से जुटल है और सेंटर से लाते हैं गोटी। नहीं देने पर हम अपना घर के भी यूज करते हैं गोटी, और ऐसे महिला बैठ के हम लोग और समिति चलाते हैं। बदलाव के सफ़र में, उन्नति के सफ़र में महिलाओं का एक बड़ा ही अहम योगदान रहता है। इस गांव में पुरुष तो खैर एक बड़ा ही अहम योगदान निभा रहे हैं तसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में, लेकिन उसके साथ साथ महिलाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं हैं। यहाँ ये समूह से जुड़कर भी कार्य कर रही हैं, उसके साथ साथ कई ऐसी भी हैं जो कि इंडिविजुअली भी काम कर रही हैं,
साड़ियों पे या फिर कपड़ों पे जो खूबसूरत डिज़ाइंस हम देखते हैं, जो खूबसूरत कलाकारी हम देखते हैं, या फिर जो धागों को निकालने का कार्य होता है, वो गांव की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। और अगर थोड़ा बहुत इन्हें और सपोर्ट किया जाए, सरकार का थोड़ा और साथ रहे, तो जो आज ये कार्य कर रही हैं इसे और बेहतरीन रूप से आने वाले समय में ये कर पाएंगी। भगैया गांव में हथकरघा की लयबद्ध गूंज के बीच संघर्ष की कहानी भी सामने आती है। यहाँ झारक्राफ्ट ने सराहनीय प्रयास किया है, लेकिन अनौपचारिक काम अभी भी कायम है, जिससे बुनकरों की संभावित समृद्धि पर ग्रहण लग रहा है। एक मजबूत नेटवर्क और बाजार की अनुपस्थिति ने कई कारीगरों को ऐसी नीतियों के लिए तरसने पर मजबूर कर दिया है जो उनकी कला और आजीविका का उत्थान कर सके। अफसोस की बात है कि कुछ लोगों ने अपने करघे बंद कर दिए हैं और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में शरण ले ली है। यहाँ एक ऐसे समाधान की आवश्यकता है जो भगैया के बुनकरों के लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सके। एक न्यूनतम उद्योग जगत में जितनी सुविधाएं या गांव में पर्याप्त